2017 में न्यूजीलैंड के एक जंगल में 7 दोस्तों का एक ग्रुप एक सीक्रेट स्विमिंग स्पॉट ढूंढने के लिए घूम रहे थे। वे एक कच्चे रास्ते पर दूर दूर तक किसी के बिना चलते जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें जंगल के अंदर से एक तेज चुभने वाली सायरन की आवाज सुनाई दी। पूरा ग्रुप रुक गया और ध्यान से उस अजीब सी आवाज को सुनने लगा। करीब 30 सेकंड बाद वो आवाज अपने आप बंद हो गई। सबने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा, लेकिन फिर उस बात को अनदेखा कर आगे बढ़ते रहे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो सायरन उन्हें वापस जाने का इशारा कर रहा था। खैर, इससे पहले कि हम इस कहानी में आगे बढ़ें, अगर आप भी अजीब, डरावनी और रोमांचक कहानियों के फैन हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते नई कहानी लेकर आते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना भी ना भूलें, ताकि आप हमारी हर नई कहानी देख सकें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सोमवार 6 फरवरी 2017 की सुबह न्यूजीलैंड में रहने वाले इसी दोस्तों के ग्रुप ने, जो सभी कॉलेज की उम्र के थे, ओकलैंड लौटने के लिए अपनी कारों में सामान पैक करना शुरू किया। पिछले रात उन्होंने लेक टिकेटापो पर फ्लोचेला नामक एक बड़े कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया था, जहां लोग फुलाए हुए राफ्ट्स और फ्लोट्स पर तैरते हुए संगीत का आनंद ले रहे थे। कॉन्सर्ट के खत्म होने के बाद ये दोस्त झील से निकलकर पास में एक रिश्तेदार के घर चले गए, जहां एक शांत आफ्टर पार्टी रखी गई थी। वहां उन्होंने कुछ ड्रिंक्स लिए और थोड़ी ही देर बाद सब सोने चले गए। अगली सुबह वे जल्दी उठ गए ताकि ऑकलैंड वापस जाने के रास्ते में छुट्टी के ट्रैफिक से पहले निकल सकें। 6 फरवरी न्यूजीलैंड में वेटांगी दिवस के रूप में एक नेशनल हॉलिडे होता है, जो देश की स्थापना से जुड़े वेटांगी संधि पर हस्ताक्षर की याद में मनाया जाता है। जैसे ही दोस्तों ने अपनी 3 कारों में सामान पैक करना पूरा किया, 21 वर्षीय रैचल ने सुझाव दिया कि वे रास्ते में थोड़ा सा मोड़ लेकर एक गुप्त तैरने की जगह पर जाएं, जिसे उसने और उसकी एक दोस्त मैडी ने कुछ महीने पहले खोजा था। यह जगह वहां से केवल 15 मिनट की दूरी पर थी और ऑकलैंड वापस जाने वाले रास्ते में ही थी। यह तैरने की जगह जंगल के बीच में गहरे पानी का एक खूबसूरत हरे नीले रंग का तालाब था। ये एक्चुअली वाइकाटो नदी का हिस्सा था। हालांकि नदी का ये हिस्सा आमतौर पर उथला या सूखा रहता था, जिससे ये तालाब एक अलग जलाशय जैसा लगता था। तालाब तक पहुंचने के लिए जंगल में कोई आधिकारिक रास्ता नहीं था, लेकिन स्थानीय लोगों के इस छुपे हुए स्थान तक आने जाने से एक अनौपचारिक कच्ची सड़क बन गई थी। रैचल के सुझाव के बाद दोस्तों ने खुशी खुशी सहमति दी। तीनों कारों में सवार हो गए और लगभग 11:40 बजे तक रैचल और मैडी उन्हें उस रास्ते के शुरुआती पॉइंट तक ले गए, जो एक घुमावदार सड़क के किनारे स्थित था। उन्होंने सुरक्षित रूप से कारें पार्क की, बाहर निकले और जंगल के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। 15 मिनट बाद जैसे ही वे पानी के करीब पहुंचे, पेड़ कम होने लगे। तभी अचानक जंगल के भीतर से एक तेज तीखी सायरन की आवाज गूंजने लगी। ये आवाज 20 से 30 सेकंड तक रही और फिर बंद हो गई। दोस्तों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन फिर इसे अनदेखा करते हुए वे आगे बढ़ते रहे। 1 मिनट बाद वे लोग वो कच्ची सड़क के अंत तक पहुंच गए। एक एक करके उन्होंने पानी की ओर जाने के लिए चट्टानों पर चढ़ाई की, जहां कुछ रस्सियां लगाई गई थीं ताकि लोग सुरक्षित रूप से उतर सकें। जब वे पानी तक पहुंचे तो उन्होंने अपने स्विम सूट पहन लिए और पानी के अंदर कूद गए। फिर तालाब के सेंटर की ओर तैरते हुए गए, जहां 2 बड़े पत्थर ऐसे निकले थे जैसे छोटे छोटे आइलैंड हो। रैचल और बाकी 5 महिलाएं एक पत्थर पर चढ़ गईं, जबकि दोनों पुरुष दूसरे पत्थर पर चढ़ गए। जैसे ही वे उस नजारे का आनंद ले रहे थे, सुबह 11:58 पर फिर से एक सायरन की गूंज उठी। यह वही आवाज थी जो उन्होंने पहले रास्ते में सुनी थी। सभी 7 दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, सोचते हुए कि इस सायरन का मतलब क्या हो सकता है। लेकिन सायरन के बंद होते ही
वहां किसी खतरे का कोई निशान या कुछ असामान्य नहीं दिखा। जगह अब भी एक खूबसूरत, शांतिपूर्ण स्वर्ग जैसी ही लग रहा था। जल्द ही उन्होंने सायरन के बारे में सोचना छोड़ दिया, क्योंकि रेचल ने अपना कैमरा निकाल लिया था और बाकी लोग भी तस्वीरें लेने में लग गए थे। और फिर 2 मिनट बाद ठीक 12 बजे तीसरी बार सायरन की आवाज गूंज उठी। इस टाइम तक सबने सायरन की आवाज पहले 2 बार सुन ली थी। हालांकि सायरन की आवाज तेज, तीखी और कानों में चुभने वाली थी। इस बार उन्होंने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि पहले भी कुछ नहीं हुआ था। अब तीसरी बार सायरन बज रहा था और वो लोग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब तीसरी बार सायरन बंद हुआ तो कुछ बहुत अलग होने लगा और सबने तुरंत उस पर ध्यान दिया। जैसे ही तीसरी बार सायरन की आवाज बंद हुई, दोस्तों ने उसी दिशा से एक नई आवाज सुनी जहां से सायरन की आवाज आ रही थी, जो कि ऊपर की ओर थी। भले ही नदी अधिकतर सूखी हुई थी, वे ऊपर की तरफ देख सकते थे और साफ देख सकते थे कि अगर नदी भरी होती तो पानी कहां से बहता। दोस्तों ने मुड़कर ऊपर की ओर देखा और उसी दिशा से आ रही एक तेज टकराने की आवाज को सुनने लगे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ हैरान नजरों से देखा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि यह आवाज आखिर किसकी हो सकती है। अचानक उन्होंने उसे देखा। एक सफेद पानी की दीवार कोने के आसपास से तेजी से आती हुई दिखाई दी और सीधे नदी के तल की ओर उनकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। पानी उस तालाब तक पहुंच चुका था जिसमें वे लोग थे। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, तालाब का जल स्तर साफ साफ बढ़ता हुआ दिख रहा था। चारों ओर पानी का स्तर ऊपर जाता जा रहा था। जैसे ही वे जो चट्टानों पर खड़े थे, पानी के बढ़ते स्तर के कारण डूबने लगीं। उन्हें लगा कि यह बाढ़ ज्यादा देर तक नहीं चलेगी और उन्होंने चट्टानों पर ही खड़े रहने का फैसला किया, उम्मीद करते हुए कि जल स्तर जल्द ही नीचे चला जाएगा। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उनकी चट्टानें पूरी तरह डूब गईं और पानी लगातार नीचे की ओर बहकर तालाब में और फिर नदी के किनारे गिरने लगा। उन्हें अब यह एहसास हुआ कि अगर उन्होंने जल्दी चट्टानों से नहीं कूदा तो वे पानी के साथ बहकर नीचे चले जाएंगे। 2 आदमी जो एक चट्टान पर खड़े थे, एक ऊंचा चट्टान के एक हिस्से पर कूद पड़े जो ऊपर की तरफ फैला हुआ था और जंगल से कनेक्टेड था। यह चट्टान का हिस्सा सुरक्षित था। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने उस चट्टान पर फंसी 5 महिलाओं को पुकारा और उन्हें तैरकर वहां पहुंचने का सुझाव दिया ताकि वे उन्हें बचा सकें। इस समय तक पानी महिलाओं के घुटनों तक पहुंच चुका था और बहते हुए पानी के कारण उनका संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। वे जानते थे कि अगर वे तैरने की कोशिश करेंगी तो वे आसानी से पानी में बह सकते हैं। फिर पूरे ग्रुप ने एट द एंड यह डिसीजन लिया कि महिलाएं कूदकर पुरुषों के हाथों को पकड़ लेंगे, जो उन्हें पकड़ने के लिए अपनी बाहें फैलाए हुए थे। रेचल पहली थी जिसने कोशिश की। उसने कूदकर एक लड़के का हाथ पकड़ी और उसे सुरक्षित ऊपर खींच लिया गया। फिर वो भी जुड़ गई बाकी लोगों की मदद करने के लिए। यह तरीका शुरू में काम कर रहा था, जब तक कि आखिरी से दूसरी महिला कूदकर लड़के का हाथ पकड़ नहीं पाई और दोनों का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वे दोनों बहकर नीचे की ओर चले गए। रेचल शांत रही और उस लड़के की जगह ले ली जो अभी अभी बहकर चला गया था। उसने अपनी सेल्फी स्टिक आखिरी महिला एलिस को बढ़ाई और उसे कूदकर उसे पकड़ने के लिए कहा। एलिस, जो अब तक लगभग पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी, घबराहट में कूदी और कुछ समय के लिए स्टिक पकड़ने में कामयाब रही, लेकिन फिर अपना संतुलन खो बैठी और बहकर चली गई। रेचल, जो पहले ही सुरक्षित थी, तुरंत एलिस के पीछे पानी में कूद पड़ी। उसने एलिस को पकड़ लिया और फिर एक चट्टान को पकड़ने के लिए मुड़ी ताकि वे रुक सकें, लेकिन वह चट्टान को पकड़ नहीं सकी और दोनों बहते हुए नीचे की ओर चले गए और व्यू से गायब हो गए। 2 सप्ताह पहले जब रेचल, मैडी, एलिस और बाकी लोग इस छिपे हुए स्विमिंग स्पॉट पर गए थे, एक चेतावनी का बोर्ड चोरी हो गया था। यह बोर्ड, जो लोगों को नदी या तालाब के पास न जाने की चेतावनी देता था, आमतौर पर उस गंदे रास्ते के शुरुआत में लगाया जाता था जिसे दोस्तों ने तालाब तक पहुंचने के लिए अपनाया था। मतलब जब उन 7 दोस्तों ने अपनी कारों से उतरकर जंगल में उस पुल की ओर बढ़ने लगे तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे कितनी खतरनाक जगह जा रहे हैं।
यह सच है कि रचेल और मैडी ने कुछ महीने पहले इस स्विमिंग स्पॉट को खोजा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ इस जगह के बारे में सुना था और यह जाना था कि वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। उन्होंने शायद इस ट्रेल पर चलकर पूल में उतरने का अनुभव कभी नहीं किया था, इसलिए यह बिल्कुल मुमकिन है कि उन्हें इस जगह के खतरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिस पानी के पूल में वे तैर रहे थे वह खुद में खतरनाक नहीं था। असली खतरा यह था कि वह पूल स्पिल जोन के बीचों बीच स्थित था। उस पूल से लगभग 650 फीट ऊपर एक विशाल डैम था। दिन में 3 से 4 बार डैम के गेट्स खोले जाते थे। जैसे ही गेट खुलते 20,000 गैलन पानी प्रति सेकंड की तेज रफ्तार से सूखी नदी के रास्ते नीचे बहता। यह पानी पूल को पार करता हुआ तेजी से नीचे की ओर चला जाता। गेट्स करीब 15 मिनट तक खुले रहते थे। और यह सब क्यों किया जाता था? सिर्फ एक शो के लिए, टूरिस्ट्स को यह दिखाने के लिए कि इस डैम के बनने से पहले यह नदी कैसी दिखती थी। तब यह नदी एक उग्र धारा की तरह बहा करती थी और यही उग्रता अब भी हर बार गेट खुलने पर देखने को मिलती थी। 6 फरवरी 2017 को डैम का पानी दोपहर 12 बजे स्पिल होने वाला था। दोस्तों ने जो सायरन 11:55, 11:58 और फिर 12 बजे सुने, वे सभी चेतावनियां थीं कि डैम का पानी बहने वाला है। लेकिन जाहिर है 7 दोस्तों को इसका कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही दोपहर 12 बजे का स्पिल खत्म हुआ, वे 3 दोस्त जो चट्टानों पर सुरक्षित पहुंच गए थे और जो धारा में बह नहीं गए थे, बाकी 4 दोस्तों की तलाश में निकल पड़े। उन्हें चारों दोस्तों में से 3 तो मिल गए जो चमत्कारी रूप से बच गए थे, लेकिन एक का कुछ पता नहीं चला और वो थी 21 साल की रचेल डिजोंग, जिनका एक पूरा आइडिया था उस लोकेशन पर जाने का। रचेल वही महिला थीं जिन्होंने सुरक्षा छोड़कर बहती धारा में कूदकर अपनी दोस्त एलिस को बचाने की कोशिश की थी। आज वाइकाटो नदी के आसपास बहुत सारे चेतावनी संकेत और वार्निंग बोर्ड्स लगा दी गई हैं ताकि लोग डैम के पास ज्यादा ना आएं, क्योंकि डैम आज भी इस घटना के बावजूद दिन में कई बार पानी छोड़ता है। हालांकि इन सभी सुरक्षा उपायों और रचेल की मौत की प्रसिद्धि के बावजूद लोग आज भी चोरी छिपे उस गुप्त पूल में तैरने के लिए घुस जाते हैं। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में एक और रोमांचक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।